कहानी का आगाज स्कॉटलैंड के साहिल के करीब एक बिल्कुल अलग थलग और सुनसान जजीरे से होता है, जहां माइकल अकेला रहता है। वहां इसके अलावा और कोई नहीं रहता, सिर्फ हवा की आवाज और समंदर की तेज लहरें सुनाई देती हैं। उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जियोसी और उसके अंकल एक छोटी सी कश्ती में उसके लिए राशन और जरूरी सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा इन दोनों से बचने की कोशिश करता है, उनकी तरफ देखता तक नहीं, दरवाजा खोलने से भी गुरेज करता है। लगता है जैसे लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई हो। एक दिन जब जेसी क्रेट घर के बाहर रखकर जा रही थी तो उसने क्रेट के ऊपर एक छोटा सा तोहफा भी रख दिया। वो तोहफा छोटा जरूर था, लेकिन दिल से दिया गया था। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता दूर चली गई। तब माइकल घर से बाहर निकला। उसने बगैर कुछ कहे क्रेट उठाया और तोहफा जमीन पर छोड़ दिया। उसे तोहफे से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सारा दिन वो घर के अंदर बैठा शराब पीता रहा। मेज पर शतरंज की बिसात बिछी हुई थी और वो खुद के साथ ही शतरंज खेल रहा था। अगले हफ्ते जेसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ क्रेट नहीं रखी बल्कि दरवाजे पर दस्तक भी दी। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, क्रेट पकड़ी और फौरन दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जेसी ने अपना पांव दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसने फिर से वो तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि आप कभी हेलो क्यों नहीं कहते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हैं? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेसी का पांव जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जोर से कहा कि मैं तुमसे नहीं डरती। फिर वो वापस बोट की तरफ चली गईं। तोहफा फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। आसमान आहिस्ता आहिस्ता काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। समंदर की लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। जैसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी कश्ती में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उसका चप्पू पानी में गिर गया। उसके अंकल ने चप्पू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरों की वजह से उनकी कश्ती भी पूरी उलट गई। जजीरे पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल की तवज्जो बाहर गई। उसने देखा कि समंदर में कुछ गलत हो रहा है। वो फौरन बाहर दौड़ा। भागते वक्त उसने गलती से तोहफे को लात मार दी। फिर वो अपनी कश्ती पर चढ़ा। एक स्लाइड जैसी जगह से फिसलकर नीचे पानी तक गया और इंजन स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। जैसी पानी के ऊपर आई, लेकिन उसका पांव एक जाल में फंस गया था। वो तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वो बेहोश हो गई। ज्यादा सोचे बगैर माइकल ने समंदर में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला, उलझे हुए हिस्से सुलझाए और जेसी को आजाद किया। उसने जेसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जेसी को अपनी कश्ती में ले आया। उसे फौरन सीपीआर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जेसी पे दोबारा सांस लेना शुरू किया। शाम को जब जेसी माइकल के बिस्तर पर होश में आई, उसने आंखें खोलते ही अपने अंकल के बारे में पूछा। माइकल ने आहिस्ता से सच बताया। ये सुनते ही जेसी रोने लगी और सारा दिन बिस्तर पर ही लेटी रही। माइकल खामोशी से सोफे पर सो गया। सुबह माइकल ने उसके अंकल को चेक किया। वो सूजा हुआ था और जाल की वजह से उस पर कट भी लग गया था। जेसी ने पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की? क्या किसी को पता भी है कि मैं यहाँ हूँ? माइकल ने बस इतना कहा कि आराम करो। जब माइकल पानी लेने गया तो जेसी अचानक गुस्से में बोली कि मुझे इस जजीरे से वापस अपने घर जाना है। उसने बताया कि मेरा खानदान मुझे ढूंढ रहा होगा, लेकिन माइकल जानता था कि लड़की की माँ मर चुकी है और उसका बाप तो कभी मिला ही नहीं, इसलिए कोई खानदान नहीं है। जब माइकल बाहर गया तो जेसी ने बिस्तर छोड़ा और उसकी डेस्क में कुछ तलाश करने लगी। वहां उसे एक चाकू मिला। माइकल के कदमों की आवाज सुनकर वो फौरन वापस बिस्तर पर आ गई और चाकू को तकियों के नीचे छुपा दिया। रात को जेसी को कोई बुरा ख्वाब आया। वो डरावनी आवाजें निकालने लगी। माइकल ने उसे चेक करने की कोशिश की और जैसे ही उसने जेसी को छुआ, वो फौरन उठ गई और चाकू उसकी तरफ कर दिया। माइकल ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि सिर्फ ख्वाब था। फिर उसने उसे सिखाया कि चाकू सही तरीके से कैसे पकड़ते हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके दिन गुजरने लगे। माइकल उसका ख्याल रखता रहा। उसे उठाकर बाथरूम ले जाता, खाना बनाता, दवा देता और उसके जख्म साफ करता। आहिस्ता आहिस्ता जैसी बाहर चलने लगी और कुत्ते के साथ वक्त गुजारने लगी। माइकल को यह देखकर अच्छा लगा। एक दोपहर जैसी ने पूछा कि वो उसके अंकल को कैसे जानता था। माइकल ने बताया कि हम दोनों फौज में एक साथ काम करते थे। जैसी को एहसास हुआ कि वो तो अपने सामने खड़े आदमी का नाम तक नहीं जानती और माइकल ने भी अपना नाम बता ना कर दिया। फिर जेसी ने कुत्ते का नाम पूछा, लेकिन माइकल ने कहा कि इसका भी कोई नाम नहीं है, तो जेसी ने कुत्ते का नाम जैक रख दिया। जेसी ने शतरंज की बिसात देखी और कहा कि तुम आसानी से हार जाओगे, हाथी गलत जगह पर है। खैर, माइकल ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए लड़की के पांव को फिर से देखा।
पाँव में इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन उसने लड़की को अस्पताल ले जाने से मना किया और कहा कि जरूरत की चीजें मैं खुद ले आऊंगा। अब माइकल कश्ती से मेनलैंड गया। तब जेसी ने उसकी डेस्क पर एक ड्राइंग देखी। उसने जेसी और जैक की तस्वीर बनाई थी। जब दराज खोला तो पता चला कि माइकल ने उसका दिया हुआ तोहफा खोला था। अंदर एक स्नो ग्लोब था जिसमें लाइट हाउस बना हुआ था, बिल्कुल जजीरे वाले लाइट हाउस जैसा। इधर लंदन में एक सरकारी मीटिंग के दौरान मीना फोर्ट नामी एक आदमी को डांटा गया। उसने एक सर्वेलेंस प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम है थिया। ये प्रोग्राम थिया उत्तराखंड के हर फोन और कैमरे से डेटा इकट्ठा करता था। मीना फोर्ट ने बताया कि हमने इससे बहुत सारे हमले रोके हैं और बहुत से दहशतगर्दों को पकड़ा है। बाद में वो वजीर आजम से मिली। वजीर ने रिकॉर्डिंग बंद की और एक डील की। वजीर आजम ने मीना फोर्ट से कहा कि अवाम के सामने हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। वजीर आजम ने कहा, देखो तुमने काम ठीक किया है, लेकिन दुनिया नहीं चाहती कि जो उनके फोन और कैमरे देख रहे हैं वो हुकूमत भी देखे। अवाम के सामने तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा, तुम्हारी जगह रॉबर्ट लेगा, लेकिन सबकी नजरों से दूर तुम थिया प्रोग्राम को अब भी चलाते रहोगे। इसके लिए मीना फोर्ट मान गया। स्कॉटलैंड में माइकल एक फार्मेसी गया और कैमरों से बचने की पूरी कोशिश की। फिर वो कपड़ों की दुकान में गया और जल्दी से बहुत सारे कपड़े उठा लिए ताकि वो कैमरे में नजर ना आए। उसी वक्त कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थीं और कैमरे में उसकी तस्वीर आ गई। ये तस्वीर जैसे ही डेटाबेस में गई, फौरन अलर्ट जारी हो गया और इसे एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द के तौर पर मार्क कर दिया गया। रोबेटा ने फौरन एक असॉल्ट टीम भेज दी। जजीरे पर वापस जाकर माइकल ने जेसी के अंकल पर सही तरीके से पट्टियां बांधी, उसे कुछ दवाएं दी और मिठाइयां भी दी। उसने उसे कुछ कपड़े भी दिए जो बिल्कुल सही फिट आ गए। रात को खाना खाते वक्त माइकल ने बाहर एक आवाज सुनी। जब उसने दूरबीन से देखा तो एक कश्ती जजीरे की तरफ आ रही थी। माइकल ने जेसी से कहा कि फौरन बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लो और कोई आवाज न करना। इसके बाद जेसी चाकू लेकर बाथरूम में चली गई। माइकल भी एक ब्लेड लेकर बाहर गया। सिपाही कश्ती से उतरकर घर की तरफ आए तो माइकल ने एक रस्सी काट दी। एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से नीचे गिर गया। अचानक एक जाल भी एक्टिवेट हो गया जिसने एक फौजी को पकड़ लिया और पानी में घसीट लिया। फिर माइकल ने एक बहुत तेज रोशनी ऑन कर दी। फौजियों ने नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे तो वो कुछ देर के लिए अंधे हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से नाइट विजन गॉगल्स हटाए और गोलियां चलाए। माइकल को भागते देखकर एक फौजी उसका पीछा करता हुआ पहाड़ी पर चढ़ गया। माइकल ने पीछे से लालटेन तोड़कर उसके सर पर दे मारी और फ्लेयर गन से गोली चलाकर उसके जिस्म को आग लगा दी। दूसरा फौजी ऊपर आया तो माइकल ने चाकू से उस पर वार किया और उसे नीचे धकेल दिया। इसी दौरान एक और फौजी घर के अंदर घुस आया और जैक ने फौरन उस पर झपटकर जबरदस्त हमला कर दिया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद फौजी ने जैक को गोली मार दी और वो मौका पर ही मार गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो बाथरूम के दरवाजे पर आया और जोर से लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। उसने आसानी से जेसी के हाथ से चाकू भी छीन लिया। उसने जेसी के दोनों हाथ पकड़े और जबरदस्ती उसे उठाकर बाहर ले गया। गैराज के अंदर एक और फौजी माइकल को ढूंढने लगा। वो इधर उधर देख रहा था, अंधेरे में टॉर्च घुमा रहा था। माइकल छुप कर खड़ा था और जैसे ही फौजी आगे बढ़ा, माइकल ने एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया। ऊपर से एक बड़ा लोहे का हुक तेज रफ्तारी से आया और सोल्जर के जिस्म को निकल गया। वो आदमी दर्द से चीखता हुआ हवा में लटक गया। माइकल ने रस्सी को कसकर बांध दिया ताकि वो लटका रहे। फिर माइकल फौरन साइड से अंधेरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद एक नया फौजी वहां पहुंचा। माइकल ने वक्त जाया किए बगैर उस पर हमला कर दिया। उसने उसका हथियार छीन लिया और दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। माइकल ने इस फौजी को 3 बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। वो बहुत ताकतवर था। आखिरकार माइकल ने पास पड़ा हुआ एक चप्पू उठाया और इसके सर मारा, जिसके बाद वो फौजी लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। माइकल ने चप्पू उसकी गर्दन पर जोर से दबा दिया। जब तक उसकी सांस रुक नहीं गई, तभी अचानक माइकल को जेस्की की तेज चीख सुनाई दी। उसकी आवाज दर्द और खौफ से भरी हुई थी। माइकल ने फौरन मरे हुए फौजी की गन उठाई और दौड़ते हुए बाहर आया। पर के पैरों पर गोली मारी ताकि वो गिर जाए। गोली लगते ही वो आदमी गिर गया और जेस्की साइड में हट गई। अब माइकल को साफ निशाना मिला तो उसने आखिरी फौजी को भी खत्म कर दिया। करीब से देखने पर माइकल को पता चला कि एक फौजी के कपड़ों पर छोटा कैमरा लगा हुआ है। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। माइकल ने उसका पूरा सामान उठाया, फिर जेस्की से कहा कि थोड़ी देर रुकना। माइकल घर के अंदर गया। वहां उसने जैक को जमीन पर पड़ा देखा। जैक बिल्कुल खामोश था। माइकल उसके पास बैठा और उसके
हाथ रखा और आहिस्ता से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं सका, इसके लिए सॉरी। फिर उसने किसी को फोन किया और आहिस्ता से कहा कि मैं आ रहा हूं और मेरे पास बैगेज है। कॉल खत्म होते ही उसने फोन की बैटरी निकाल दी ताकि कोई सिग्नल को ट्रेस न कर सके। फिर माइकल और जेस्की फौजी की कश्ती पर बैठे और आयरलैंड को छोड़ दिया। समुंदर में गहरा अंधेरा था, लेकिन दोनों वहां से निकल गए। इसी वक्त रोबेटा को पता चला कि उसकी टीम हार गई है। उसने फौरन एक स्पेशल एजेंट को भेजने का ऑर्डर दिया। साथ ही अपनी टीम से कहा कि जेस्की का बैकग्राउंड निकालो, पता करो वो कौन है। सुबह तक माइकल और जेस्की स्कॉटलैंड पहुंच गए थे। जेस्की ने देखा कि माइकल के कपड़ों पर खून लगा है और उसका जख्म फिर से खुल गया था। वो बोली कि तुम्हारा खून बह रहा है। माइकल ने पुरसुकून आवाज में कहा कि मैं ठीक हूं, फिक्र न करो। दोनों शहर के बीच में खामोशी से घूमने लगे। उन्होंने कैमरों से बचने की कोशिश की। आखिरकार उन्हें एक गाड़ी नजर आई जो इस्तेमाल की जा सकती थी, लेकिन वो किसी और की गाड़ी थी। उनके पास चाबी नहीं थी। माइकल ने जेस्की को बंदूक चलाना सिखाया। उसने कहा कि गार्ड बनकर खड़ी रहना और ध्यान रखना। फिर वो सामने वाले घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा। तब एक छोटे बच्चे ने उसे देख लिया और डर गया। अचानक घर का मालिक दरवाजे पर आया और माइकल पर बंदूक तान दी। हालात खराब हो गए, लेकिन पीछे से जेस्की ने हिम्मत दिखाई। उसने उस आदमी को मजबूर किया कि माइकल के जख्म का इलाज करे। इसी दौरान रॉबर्ट की टीम के एक टेक्नीशियन ने कहा कि जो दहशतगर्द प्रोफाइल पहले दिखाई गई थी वो जाली है। किसी ने सिस्टम के अंदर ये प्रोग्राम किया था कि एक खास चेहरा कैमरे पर आए तो अलर्ट जाहिर हो। कोड खुद ब खुद डिलीट हो जाता है। जब उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो टेक्नीशियन ने थोड़ी छानबीन की। अब स्क्रीन पर माइकल की असली प्रोफाइल आई, जिसमें लिखा था कि वो तो एक लड़ाई में मारा गया था। रॉबर्ट ने कहा कि कोई हमें अपने ही लोगों को मारने पर मजबूर कर रहा है। टेक्नीशियन ने उसकी मिशन फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने पैगाम दिया कि ये फाइल मौजूद ही नहीं है। इसी वक्त सिस्टम ने स्कॉटलैंड से 911 पर एक कॉल पिक की। एक लड़का रो रहा था, ये कहते हुए कि उसके पापा को एक आदमी और लड़की ने पकड़ लिया है। रॉबर्ट ने फौरन नई टीम भेजी और साथ में पहले वाले एजेंट को भी भेजा। इधर मीना फोर्ट अपने सॉफ्टवेयर से सब कुछ देख रहा था। उसने रिकॉर्डिंग चेक की और चौंक गया कि माइकल जिंदा है। जब उसने सुना कि रॉबर्ट एक खास एजेंट को भेज रही है, उसने इस एजेंट से पहले राब्ता किया और कहा, ये ब्लैक ऑपरेशन है, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। एजेंट वर्कमैन पहले से इसका वफादार था, इसलिए फौरन मान गया। मीना फोर्ट ने हुक्म दिया कि माइकल और जेस दोनों को मार दो। घर के मालिक ने माइकल के जख्म को बंद किया। वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इमारत को घेर लिया। मालिक के बेटे ने मान लिया कि मैंने ही पुलिस को फोन किया था। पुलिस का हुक्म था कि वो हमला ना करें, लेकिन जैसे ही मालिक दरवाजा खोलने भागा, वर्कमैन ने सीधा उसके सर में गोली मार दी। माइकल ने सही रोक लिया, वरना वो भी मारा जाता। वर्कमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर मुसलसल गोलियां चलाकर उन्हें तबाह कर दिया। इधर माइकल और जेस पिछले दरवाजे से भागने लगे, लेकिन इसी वक्त दो पुलिस वाले सामने आ गए। माइकल अकेला दोनों से लड़ गया और चंद ही सेकंड्स में दोनों को बेहोश कर दिया। तीसरा पुलिस वाला बाहर आया तो माइकल ने सीधा एक घोंसा मारकर उसे भी गिरा दिया। उसने पुलिस वाले के हथियार भी उठा लिए। बाकी पुलिस वाले जब रोकने के लिए आए तो माइकल ने पेपर स्प्रे और टेजर से सबको गिरा दिया। इस वाले ने तो लड़ने की कोशिश भी नहीं की। माइकल ने उससे सीधा चाबी ले ली। अब दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर भागने लगे। बाहर निकलते वक्त माइकल से कुछ गाड़ियां टकरा गईं, लेकिन वो फिर भी बचकर निकल गया। रॉबर्ट कैमरों पर सब कुछ देख रही है। उसने वर्कमैन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर दी थी। पुलिस कार का पीछा करने लगा। उसने अपनी गाड़ी से उनकी कार को टक्कर मारी। माइकल ने रफ्तार बढ़ा दी तो वर्कमैन ने गोली चलाई। खिड़की तो टूट गई, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। फिर उसने 2-3 और टक्कर मारी। जंगल के रास्ते दोनों गाड़ियां चलती रहीं। माइकल ने अचानक तेज मोड़ लिया ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वर्कमैन भी तेज था। उसने फौरन पीछा किया और फिर से टक्कर मारी। फिर उसने दोबारा गोली चलाई। माइकल ने गाड़ी को जिगजैग चलाकर गोलियों को चकमा दे दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जैसे ही वर्कमैन आगे निकला, माइकल ने उसकी गाड़ी को जोर से साइड से मारा, जिससे गाड़ी उलटकर गिर पड़ी। माइकल ने यह पक्का किया कि उसकी गाड़ी रोड से बाहर हो जाए। फिर वो और जेस वहां से निकल गए। कुछ मीलों बाद उन्हें एक तामीराती साइट मिली। माइकल ने कहा कि अब गाड़ी बदलनी पड़ेगी। इधर जंगल में वर्कमैन अभी भी जिंदा था। वो आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर चलने लगा। तब एक पुलिस कार और एक आम आदमी की गाड़ी ने सड़क ब्लॉक कर दी। वर्कमैन ने फौरन पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी और आम शहरी को मजबूर किया कि गाड़ी दे दे। दफ्तर में रॉबर्ट ने मीना फोर्ट को कॉल की और पूछा कि क्या तुम माइकल को जानते हो। मीना फोर्ट ने बताया कि सालों पहले उसने एक खुफिया प्रोग्राम चलाया था।
जिसका नाम था ब्लैक काइट्स। ये इंतहाई खतरनाक एजेंट्स थे जो खुफिया मिशंस पर जाते थे बगैर किसी सरकारी रिकॉर्ड के। माइकल इन्हीं एजेंट्स में से एक है और बहुत ज्यादा बासलाहियत भी है। एक दिन उसे एक दूसरे मुल्क में इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने के लिए भेजा गया, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट झूठी लिखी और गायब हो गया। मीना फोर्ड को शक था कि शायद माइकल दुश्मनों के साथ मिल गया है। उसने रॉबर्ट से कहा कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करो उसे रोकने के लिए। बाद में रॉबर्ट ने टेक्नीशियन से ब्लैक सिस्टम को हैक करवाया, फाइलें खुलने लगीं। उसने देखा कि माइकल ने एक ईरानी साइंसदान को भागने में मदद की थी। साइंसदान ने उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी मालूमात दे दी थी। ऑर्डर ये था कि उसे मार दो, लेकिन माइकल ने अपनी बात से फिरना सही नहीं समझा। जब रॉबर्टा फाइल्स पढ़ रही थी तो मीना फोर्ड सिक्योरिटी कैमरे से इस पर भी नजर रखे हुए था। सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो गया था। इस वक्त बाद जेसन ने पुरसुकून आवाज में माइकल से पूछा कि क्या उसका कोई खानदान है। माइकल ने सीधा जवाब दिया कि नहीं, मेरा कोई खानदान नहीं है। उसने बताया कि मुझे बीवी और बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि अगर फैमिली होती तो चीजें और ज्यादा मुश्किल हो जाती। उसने समझाया कि उसकी जिंदगी पहले ही खतरनाक और उलझी हुई थी, और अगर बीवी और बच्चे होते तो जान का खतरा और बढ़ जाता। जेसन ने थोड़ा अफसुर्दा होकर बताया कि मुझे मुश्किलों भरी जिंदगी भी कबूल होती अगर उसकी माँ और उसका मामू वापस मिल जाते। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने बैग से एक तय किया हुआ कागज निकाला। वो जैक की ड्राइंग थी जो उसने खुद बनाई थी। उसने आहिस्ता से कहा कि जैक तुम्हारा असल खानदान था। थोड़ी देर सफर करने के बाद दोनों अगले शहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने अपने सर झुका लिए और सीधा चलने लगे ताकि सिक्योरिटी कैमरे उनके चेहरे को रिकॉर्ड ना कर सके। वो हर तरफ देखकर चल रही थी, लेकिन इसी वक्त एक कार वहां से गुजरी जिसके अंदर डैश कैम लगा हुआ था और इस कैमरे में उनका चेहरा कैप्चर हो गया। कुछ ही देर में मिनार फोर्ड को उनकी बिल्कुल सही लोकेशन का पता चल गया। मिनार फोर्ड ने वीडियो फुटेज को एडिट किया। उसने वीडियो में से माइकल और जेसी को गायब करवा दिया ताकि कोई भी उन्हें भाई। फिर उसने उनकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स फॉरेन वर्कमैन को भेज दिए। माइकल और जेसी एक मकामी चर्च के अंदर गए जहां माइकल अपने पुराने दोस्त आर्थर से मिला। आर्थर ने बगैर कोई सवाल किए उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और जंगल के बीच अपने घर ले गया। घर शहर से दूर पहाड़ियों के दरमियान एक पुरसुकून जगह पर था। किचन में जेसी ने कुछ अजीब सी दवाएं देखी। बोतलें और स्ट्रिप्स देखकर उसे लगा कि ये किसी संगीन बीमारी की दवा है। इधर आर्थर ने माइकल को बताया कि जब वो गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ रहा था तो उसने थिया सिस्टम बनाने में की थी। उसके पास अभी भी सॉफ्टवेयर की एक कॉपी पड़ी है। जब माइकल गायब हुआ था तो आर्थर ने सिस्टम से उसकी तस्वीर हटाकर किसी रैंडम आदमी की तस्वीर लगा दी थी ताकि वो अपने दोस्त को बचा सके, लेकिन बाद में मीना फोर्ड ने उसे दहशतगर्द ही बना दिया। माइकल ने आर्थर से कहा कि वो जेसी का ख्याल रखे जब तक वो बाहर जाकर लड़ाई खत्म करेगा। आर्थर ने अफसुर्दा होकर इनकार कर दिया। तब जेसी ने बीच में बोल दिया कि आर्थर को कैंसर है। उसे ये इसलिए पता चला क्योंकि आर्थर भी वही दवा ले रहा है। उसकी मां ने मरने से पहले ली थी। जेसी को लगा कि माइकल उसे छोड़ना चाहता है। उसने कहा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। यहाँ से वही आर्थर बताने लगा कि मेरे पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ये सुनकर माइकल ने एक पुराने ट्रैफिकर का एड्रेस पूछा जिसे वो लोग पहले जानते थे। आर्थर ने इनकार किया और कहा कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन माइकल ने कहा कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जब वो निकलने वाले थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर वर्कमैन खड़ा था। उसने देर किए बगैर गोलियां चलानी शुरू कर दी। माइकल फौरन फर्नीचर के पीछे छुप गया। जैसे ही वर्कमैन कमरे में आया, माइकल ने शेल्फ उसके ऊपर गिरा दी। फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उन्हें कमरे में जो भी चीज मिली वो एक दूसरे पर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे। कुर्सी, टेबल लैंप सब टूट गए। इस धक्कम पेल में एक बंदूक जमीन पर गिर गई। दोनों बेहतरीन तरबियत याफ्ता एजेंट्स थे तो काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार वर्कमैन ने माइकल को हराकर उसे दबा लिया, लेकिन आखिर में माइकल के ऊपर हावी होने लगा। जब वो माइकल को मारने ही वाला था तब जेसी ने बंदूक उठाकर उस पर तान दी और रुकने को कहा। वर्कमैन फौरन उस पर झपटा और बंदूक छीन ही। तब माइकल ने पास पड़ी हुई नील गन उठाई और वर्कमैन पर कई बार वार किया। फिर वो जेसी को पकड़कर वहां से भाग गया। वर्कमैन ने फिर से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन तब तक माइकल और जेसी कार में बैठकर निकल चुके थे। वर्कमैन भागते हुए पीछे से गोलियां चलाता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी।
मैंने फोर्ट को भेजा और पूछा कि काम खत्म हुआ या नहीं। वर्कमैन ने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने फोर्ट ने अपने असिस्टेंट से कहा कि टीम को तैयार करो। शहर पहुंचकर आर्थर ने माइकल को एक फोन दिया और खुद अलग हो गया। अब माइकल और जेसी अकेले ड्राइव कर रहे थे। जेसी ने कहा कि मुझे अपने साथ अगले आइलैंड पर ले चलो। माइकल ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं चाहता हूं तुम एक बेहतर जिंदगी जियो। इधर रोबेटा को टेक्नीशियन ने बताया कि कोई थिया सिस्टम को चुपके से इस्तेमाल कर रहा है। तब उन्होंने एक ट्रैप तैयार किया। इधर लंदन में माइकल ने जानबूझकर कैमरों को अपना चेहरा रिकॉर्ड करने दिया। वो एक नाइट क्लब में गए तो बाउंसर ने उसे रोका। इस पर माइकल ने उसे इतना मारा जब तक कि उन्हें एंट्री न मिल गई। मैंने फोर्ट ने कैमरे पर उनका चेहरा देखा और लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वो फौरन ब्लॉक हो गया। अब रोबर्टा को समझ आ गया कि मैंने फोर्ट इसके पीछे गेम खेल रहा है। क्लब के अंदर माइकल और जेसी की मुलाकात ट्रैफिकर कमल से हुई। माइकल ने कहा कि जेसी के लिए भी एक नई शनाख्त बनानी है। कमल ने पूछा कि क्यों मदद करूं? माइकल ने कहा कि देख, मैं भी जानता हूं और तू भी कि तूने बहुत सारे लोगों की मालूमात मीना फोर्ट को दी है। तेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो ये नहीं जानते कि तूने उन्हें पकड़वाया है। अगर मैं पकड़ा गया और ये बात मैंने लीक कर दी तो तू बहुत बुरी तरह फंस जाएगा बेटा। फिर माइकल ने कैमरे में अपना चेहरा भी दिखा दिया, इसीलिए एजेंट्स जल्द ही क्लब में पहुंचने वाले थे। अब कमल के पास उनकी मदद करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर में पेपर्स तैयार हो गए। कश्ती 30 मिनट में निकलने वाली है। दोनों क्लब से लेकिन मीना फोर्ट की टीम वहां पहुंच चुकी थी। माइकल ने एक आदमी पर हमला करके उसे गिरा दिया और उसकी बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी। तेज बजते म्यूजिक की वजह से किसी को पता नहीं चला। फिर माइकल ने एक टूटे हुए शीशे से दूसरे एजेंट को भी मार दिया, लेकिन जब तीसरे एजेंट को उसने गोली मारी तो लोगों को शक होने लगा। जेसन और माइकल बाथरूम कॉरिडोर की तरफ भागे, लेकिन वहां भी एक एजेंट मिल गया और शूट आउट शुरू हो गया। माइकल ने दुश्मन का ध्यान हटाकर जेसन को वापस क्लब में खींच लिया। वहां एजेंट्स ने उसे घेर कर मारना शुरू कर दिया। जेसन मदद करने आई, लेकिन एक आदमी ने उसे गिरा दिया। माइकल ने फौरन उस आदमी को गोली मार दी और अब हुजूम घबराहट में भागने लगा। हंगामे में एक एजेंट ने मौका पाकर जेसन को अगवा कर लिया। इधर माइकल ने आर्थर को फोन किया। आर्थर सिक्योरिटी कैमरे से अगवाकारों को फॉलो कर रहा था और वो मुसलसल बता रहा था कि किस तरफ जाना है। जेसन को एक नंबर के पीछे फेंक दिया गया। इसी वक्त रॉबर्ट की टीम भी पहुंच गई और सड़क को ब्लॉक कर दिया। माइकल को लगा कि वो भी दुश्मन है। उसने कुछ फौजियों को मारकर रास्ता बनाया और भागता रहा। एक नंबर मिलते ही मीनार फोर्ट के एजेंट्स ने इसे घेर लिया। माइकल ने एक एक करके सबको गिरा दिया और जेसन तक पहुंच गया। तभी वर्किंग वहां आया, लेकिन उस वक्त तक दोनों ने एक बाइक चोरी कर ली और भाग गए। समंदर के किनारे बने प्लेटफॉर्म पर जेसन रो रही थी। वो माइकल के बगैर नहीं जाना चाहती थी। अभी अचानक होली की आवाज आई। माइकल ने जेसन को बोट पर धक्का दिया और उसे महफूज तरीके से वहां से निकाल दिया। इसके बाद माइकल और वर्कमैन ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं, फिर दोनों हाथों से लड़ने लगे। पाइप और चेन से हमला किया। वर्कमैन माइकल का गला घोंटने लगा, लेकिन माइकल ने उसे नीचे गिरा दिया और चेन से कई बार मारा। आखिर में उसने चेन को पाइप पर लपेटकर वर्कमैन के सर पर जोरदार वार किए और उसे मार डाला। कुछ वक्त बाद अपने बड़े घर में मैनार फोर्ट ने खिड़की से बाहर देखा। 2 गार्ड जमीन पर मुर्दा पड़े थे। जब वो मुड़ा तो माइकल कमरे में खड़ा था। दोनों ब्लैक काइट प्रोजेक्ट पर बहस करने लगे। आखिर में माइकल ने सीधी गोली उसके सर में मार दी। 3 महीने बाद स्पेन में जेसन ने एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी। रॉबर्ट और उसकी टीम उसे दूर से देख रही थी, इस उम्मीद में कि कभी तो माइकल वापस आएगा। मैं बैठकर किताब पढ़ रही थी, तब कैमरा थोड़ा हिल गया और रॉबर्ट आज जेसन को देख नहीं पा रहा था। वेटर ने एक बैग लाकर जेसन को दिया और अंदर एक शतरंज का महरा था। सड़क के उस पार माइकल था, जो आखिरकार उसे लेने आया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।